वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिनको 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए एक वायरल पेपर। ऐसे ही 24 फरवरी को हिंदी का पेपर आने वाला है। पेपर कोड अपने दिमाग में रख लेना और इस पूरे पेपर को सॉल्व करके जाना। पूरे 100 नंबर के पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। क्लास भले ही लंबी हो सकती है, लेकिन आज मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करवा कर ही रहूंगा। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के पेपर को सॉल्यूशन के साथ ला सकूं। समय 3 घंटे 15 मिनट। पेपर कोड रहेगा, अनुक्रमांक नाम अपना आप लोग डाल लेना। कुछ नोट रहेंगे, यानी कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और इस क्वेश्चन पेपर में 2 खंड होते हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने खंड का की। देखो स्टूडेंट, खंड का जो होता है ये 50 नंबर का होता है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य होता है। तो इसको समझते हैं हम लोग। ध्यान से समझो, मैं लिखकर आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। 5 हिंदी गद्य साहित्य से, 5 हिंदी पद्य साहित्य से। तो पहले हिंदी गद्य साहित्य के क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझो। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसको पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने संपादित किया? आनंद कादंबरी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण या दिनमान? भैया ब्राह्मण पत्रिका जो है ना, ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। खा देखो, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसमें रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी है? साहित्य लोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी या आलोचक की आस्था? तो भैया इसका त्रिवेणी जो रचना है ना, ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो खा का जो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, गा वाला देखो, कर्मभूमि किस विधा की रचना है? मतलब कर्मभूमि जो है ये किस विधा की रचना है? बताओ। उपन्यास, निबंध, कहानी, आलोचना? किस विधा की ये रचना है? तो ये एक उपन्यास है। कर्मभूमि एक उपन्यास है। अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको इसका आंसर देना है। कब कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। बताओ, कर्मभूमि उपन्यास है तो इसको लिखा किसने है? कर्मभूमि के लेखक कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट देना सारे के सारे स्टूडेंट। ठीक है। घा, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? भाग्य और पुरुषार्थ, इसके लेखक है हमारे जयेंद्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या विद्यानिवास मिश्र? भैया जयेंद्र कुमार जी हैं भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट। अंगा नंबर देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका, इसमें से कौन सी पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित किया है? कविवचन सुधा, उचित वक्ता, भारत मित्र या सरस्वती? तो भैया सरस्वती जो पत्रिका है ना, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित पत्रिका है। तो 5 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य साहित्य के हो चुके हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब 5 क्वेश्चन हम देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य के। देखो 10 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। पद्मावत का रचना काल है। पद्मावत किस काल में लिखा गया है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? भैया पद्मावत जो है ये भक्ति काल में लिखा गया है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन यहां पे भी बनता है कि पद्मावत के लेखक कौन है, पद्मावत के कवि कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, मैं इसलिए पूछता हूं ताकि आप उसका आंसर दें और आपको आंसर याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि किसी चीज को आप ढूंढेंगे नहीं पता होगा तो वो आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। खा देखो, सरोज स्मृत के रचयिता है। सरोज स्मृत के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या गे जी? तो भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं सरोज स्मृत के लेखक, सरोज स्मृत के रचयिता। तो खा का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। गा, निम्नलिखित कवियों में कौन छायावादी कवि नहीं है? इसमें से कौन से कवि हैं जो छायावादी कवि नहीं है? नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? भैया नागार्जुन जो है ये छायावादी कवि नहीं है। बाकी जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंद पंत जी और महादेवी वर्मा जी ये छायावादी कवियों में से की बृहद चतुष्टयी में आती है। ठीक है। खा देखो, निम्न में रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? बताओ, इसमें से रीतिकाल के कौन से कवि हैं जिसने अपनी रचनाएं वीर रस में की है? घनानंद, पद्माकर, बिहारी लाल या भूषण? भैया भूषण जी है ना, जिन्होंने जो रीतिकाल के हैं और इन्होंने अपनी जो रचना है वो वीर रस में की है। अंगा नंबर, तार सप्तक के संपादक कौन थे? फटाफट बताओ। तार सप्तक के संपादक अज्ञे, धर्मवीर भारती, दिनकर या गिरजा कुमार माथुर? भैया अज्ञे जी हैं हमारे तार सप्तक के संपादक। एक क्वेश्चन यहां पे भी निकल कर आ गया है जो बहुत इजी है। बताओ, तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ या तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर क्लास देख रहे हो ना तो एग्जाम पास आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर देना सीखो। ठीक है, तभी काम होगा। तो ये आपका 5 क्वेश्चन इसका, यानी कि टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले पे। भैया गद्यांश जो हमारा आता है पूरे के पूरे 10 नंबर का, ये देखो तीसरा हमारा है महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो, निम्न दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरे 10 नंबर का ये रहेगा। ये आपको यहां से लेकर यहां तक आपको गद्यांश दिया गया है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। नहीं पता है भैया तो ऑप्शन है, अथवा लगा है, वो नहीं पता तो आप ये वाला आपको दिया गया गद्यांश, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन देखो दिए गए हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, एक हम कर देते हैं और करेंगे ही नहीं, हम इसको लिखकर भी बताएंगे। ये देखो, जिस तरह से आपको लिखना है वो भी मैंने यहां पे लिख रखा है, कितने प्यारे तरीके से इसको लिखा गया है। तो हम भी इसको प्यारे तरीके से ही एक्सप्लेन करेंगे। देखो पहले इसको पढ़ते हैं खूब ध्यान से, जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से पढ़ो। देखो, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। उसके अहं की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है।
स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आक्रमणता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। अब अगर पूछा जाए बेटा ये किस चैप्टर से है, तो कौन नहीं पहचान सकता है। देखो यहाँ पे निंदा आ गया, यहाँ पे निंदा आ गया, ठीक है, और यहाँ पे निंदा आ गया, उसके बाद में यहाँ पे निंदा है। मतलब यार निंदा निंदा से ये पूरा हमारा गद्यांश ही भरा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ना, ये हमारे निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा फ्री में हो गया। देखो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम श्री हरिशंकर परसाई। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है ना, इसका अपनी भाषा में व्याख्या करना है। थोड़ा चेंज वेंज करके एक्सचेंज करके लिख दो, नंबर पूरा मिलेगा। थर्ड, निंदा का उद्गम कहां से होता है। तो इसको आपको सीधा सीधा ही लिखा है। देखो निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, यही लाइन उठाकर लिख दो, नंबर मिल जाएगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। बस हो गया, 2 नंबर कंप्लीट। फोर्थ, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है। तो देखो इसका आंसर सीधा सीधा ये लिखा है। देखो वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। बस यहां तक लिख दो, यहां से ये भी 2 नंबर कंप्लीट। देखो कितना इजी है गद्यांश, यहीं पे आप लोग आइडिया लगा लो। पांचवां, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है। तो देखो इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है, वो कोई काम करता नहीं है और उसको हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई मेरी कुर्सी ना छीन ले। मतलब मैं काम करता नहीं हूं, कोई कर्मी मनुष्य बहुत काम करने वाला इंसान उनकी कुर्सी ना छीन ले, इसीलिए वो बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। अब इसको हम सॉल्व करने चलते हैं मेरे भाई। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा और इसका जो फर्स्ट वर्ड है निंदा का उद्गम, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर डॉट 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 करके इसका जो लास्ट वर्ड है होती है, ये मैंने लिख दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया पाठ और लेखक का नाम आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, लेकिन हम एज अ संदर्भ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो कैसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। यानी कि ये जो गद्यांश है ना, ये हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी हैं उनके द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। भैया 2 नंबर कंप्लीट, क्योंकि देखो यहाँ पे पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ गया, यानी कि ये वाला गद्यांश आपका सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल से कंप्लीट। मतलब ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। ऐसे लिखोगे एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे रेखाएं हैं उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा सा एक्सचेंज करके थोड़ा अपनी तरफ से अच्छे से लिख दोगे ना, नंबर भर भर के मिलेगा। एग्जामिनर बोलेगा ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और ब्लू पेन से कुछ उसी से रिलेटेड लिख देंगे। देखो लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला रहता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते तथा रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। स्वर्ग में ये सभी चीजें स्वतः प्राप्त होती हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ता। खाली रहने के कारण उसे अपनी अप्रतिष्ठा का डर बना रहता है, इसलिए वो किसी तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं वो अपनी कर्मठता से मेरे पद को न छीन ले, अतः उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। थोड़ा चेंज करके लिख दिया, ले बेटा 2 नंबर ये भी ले। एग्जामिनर ऐसे देगा प्यार से, लो बेटा इस पे तेरा ही हक है। तीसरा, निंदा का उद्गम कहां से होता है। तो मैंने अभी बताया था आपको, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। देखो सीधा सीधा लिखा है, मुझे बताना नहीं है। ये देखो निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। बस हो गया मेरे भाई। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है। तो देखो यहां पे लिखा है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निष्कृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। तो हम लोग इसका आंसर सीधा सीधा लिख देंगे कि निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। लो बेटा 2 नंबर इसका भी। मतलब स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है, बाकी तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाता है आपके गद्यांश में। पांचवा, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है। तो भैया यहाँ पे लिखा है इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। तो निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। निठल्ला का मतलब जो कोई काम धंधा ना करता हो, ठीक है। बस हो गया। ऐसे अगर करके आओगे एग्जामिनर खुश होकर कहेगा आओ बेटा ये लेकर जाओ 10/10, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ गद्यांश को सॉल्व करना है। तो एक गद्यांश तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अथवा लगा, ये दूसरा वाला है, ठीक है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। अब इसको पहचानना है। देखो इसमें भाषा भाषा ज्यादातर आप लोग भाषा को देखेंगे। तो ये हमारे भाषा और आधुनिकता चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हमारे हैं, कौन है भाषा और आधुनिकता के, प्रो जी सुंदर रेड्डी जी, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी इसके लेखक हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट गद्यांश वाला हमारा कंप्लीट हुआ, एक आप खुद से करना। पद्यांश पे चलते हैं, पूरे 10 नंबर का ये पूछा जाता है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस। आपको देखो दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहां से लेकर यहां तक एक पद्यांश दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए गिफ्ट में, ठीक है। आपको ये कर देना, नंबर मिल जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये देखो दूसरा वाला पद्यांश दिया गया, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है। तो हम फर्स्ट वाले को ही करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझना। देखो क्या है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हिंदी मीनिंग समझते हैं और उसके बाद में तो हम हल्ला बोल के आएंगे। देखो ये कैसे इसको सॉल्व करना है वो तो मैंने यहाँ पे बता रखा है, बहुत सिंपल सा है। बस आप लोग चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत है। देखो दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईस का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब इसका पहले हिंदी मीनिंग थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये हमारे श्रद्धा मनु चैप्टर का है और इसके कवि हैं श्री श्री जयशंकर प्रसाद जी। देखो क्या कहा जा रहा है कि
दुख की पिछली रजनी बीच, मतलब दुख की पिछली पिछली रजनी, रजनी का मतलब होता है रात, बीच बीच में विकसता, विकसता का मतलब होता है निकलता है सुख का नवल नवल प्रभात, यानी कि नया सवेरा। यानी कि कहा जा रहा है, श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि दुख की रात के ही बीच सुख का नया सवेरा उदित होता है। अगर आज आप दुखी हैं तो कल आपका सुख का नया सवेरा भी आएगा, और दुख के ही अंदर जो है सुख विद्यमान रहता है। ठीक है, आगे देखो, एक पर्दा ये झीना नील, मतलब एक पर्दे के समान ये झीना, ये पतला नील, नील छिपाए है जिसमें जिसमें सुखगात यानी कि सुख। ठीक है, यानी वो कहती है कि जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार ये जो दुख है ना, ये महीन पर्दे के बीच सुख को छिपाए हुए है। ठीक है, मतलब आज आप दुखी हैं, आज आपके जीवन में दुख है, तो कल आपको सुख भी मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। आगे देखो, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसको तुम समझे हो, समझ बैठे हो अभिशाप, यानी कि अभिशाप मतलब साप, यानी कि जिसे तुम अभिशाप समझ कर बैठे हो ना, जगत की ज्वालाओं का मूल वही जगत, वही संसार की ज्वालाओं का मूल आधार है, वही संसार की समस्या। देखो, ज्वालाओं का मतलब होता है समस्या का मूल, मूल का मतलब आधार है। ठीक है, जिसे तुम अभिशाप समझ कर बैठे हो ना, वही इस संसार की समस्या का आधार है। इसका वो रहस्य वरदान, मतलब ईश्वर का वो रहस्यमय वरदान है, कभी मत जाओ इसको भूल, तुम इसको कभी भूल मत जाना। एक चीज याद रखना कि दुख के ही रात्रि के मध्य सुख का नया सवेरा उदित होता है। बस यही लिखना है मेरे भाई। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि इस पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो भैया शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम श्री जयशंकर प्रसाद। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। किसकी व्याख्या करनी है? यहाँ पे देखो 2 लाइनें हैं, ये देखो 2 लाइन है, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। तीसरा, रजनी किसका प्रतीक है? तो रजनी किसका प्रतीक है? देखो यहाँ पे जो रजनी है ना, तो देखिए स्टूडेंट, रजनी किसका प्रतीक है? तो रजनी जो है दुख का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि जो रात्रि होती है ना, उसके बीच ही एक नया सवेरा उदित होता है। चौथा, यहां तुम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वो किसको क्या समझे बैठा है? तो यहां जो है श्रद्धा द्वारा तुम शब्द मनु के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि श्रद्धा जी ने मनु के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया है। और जहां वो समझे बैठा है कि दुख एक सांप है जो संसार की पीड़ा का कारण है, वास्तव में वो भगवान का एक रहस्यमय वरदान है। दुख जो है ना, ये भगवान का एक रहस्यमय वरदान है कि दुख के बीच ही सुख का एक नया सवेरा होगा। पांचवा, दुख किसका कैसा वरदान है? तो दुख भगवान का एक रहस्यमय वरदान है। देखो लिखा है इसका वो रहस्य वरदान। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो यहाँ पे आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो मैंने आपको बताया था। जैसे जो इसका फर्स्ट वर्ड है ना और जो लास्ट वर्ड है वो डॉट डॉट करके लिख देना है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो ध्यान से समझो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि जो पद्यांश है इसके शीर्षक और कवि का आपको नाम लिखना है। तो इसको एज अ संदर्भ हम लोग लिखेंगे खूब अच्छे से। देखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद के लहर नामक कविता संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है। देखो ये आपका हो जाएगा पाठ का नाम और ये हो जाएगा कवि का नाम। हो गया भैया, 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पद्यांश का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो चुका है। ठीक है, ऐसे आप लोग संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम, कवि का नाम लिख देना, हो जाएगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपकी ये नीचे 2 रेखाएं दिख रही हैं, ये देखो, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, इसकी अपने भाषा में व्याख्या लिखनी है। तो ऐसे लिख देना, देखो ध्यान से। श्रद्धा ने मनु की जिज्ञासा शांत करने के बाद उसके विषय में जानने की इच्छा से कहा, हे नरदेव, दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। बस इतना सा लिख दोगे, 2 नंबर आपका ये भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तीसरा देखो, रजनी किसका प्रतीक है? तो रजनी दुख का प्रतीक है, 2 नंबर आपका ये भी कंप्लीट। चौथा, यहां तुम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वो किसको क्या समझे बैठा है? तो यहां श्रद्धा द्वारा तुम शब्द मनु के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब श्रद्धा जी ने मनु के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया है। और जहां वो समझे बैठा है कि दुख एक सांप है जो संसार की पीड़ा का कारण है, मतलब दुख जो है एक सांप है जो संसार की पीड़ा का कारण है, वास्तव में वो भगवान का एक रहस्यमय वरदान है। क्या? दुख। ठीक है, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। पांचवा, दुख किसका कैसा वरदान है? तो दुख भगवान का एक रहस्यमय वरदान है, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। भैया ऐसे लिखोगे, एग्जामिनर बोलेगा ले बेटा 10/10 ले। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा नंबर दिलवा कर ही रहेगा। चलो इसको भी मैं हटाता हूं। तो एक पद्यांश मैंने बता दिया, एक यहां पे है, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। ये हमारे बापू के प्रति चैप्टर का पद्यांश है और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इसको आप खुद से करना। देखो 5 क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खुद से कीजिएगा। चलते हैं अपने साहित्यिक परिचय पर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, जीवन परिचय। ठीक है, फिक्स टॉपिक। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, देखो नीचे देखो, पहले आपके पास 3 लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल। तीनों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देकर उनकी रचनाओं को लिखना है। तो देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल को मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आज हम लेकर आए हैं श्री हरिशंकर परसाई जी का साहित्यिक परिचय। तो जब भी आप इनका साहित्यिक परिचय लिखना, पहले एक छोटा सा हेडिंग रहना चाहिए जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय आपका हेडिंग रहना चाहिए, फिर रचनाएं, चाहे लेखक का लिखो चाहे कवि का लिखो, हेडिंग आपका पहला यही रहना चाहिए। तो इनका जीवन परिचय पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखो थोड़ा बड़ा है, लिख दिया मैंने, आप 1-2 लाइन कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। हरिशंकर परसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। 10 अगस्त 1995 को यह यशस्वी साहित्यकार परलोक सिधार गया। आखिर वो दिन आ ही गया जब हमारा ये महान लेखक
स्वर्ग सिधार गया। अब साहित्यिक परिचय में इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है वो लिखना है। देखो, व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार करने वाले व्यंग प्रधान निबंधों के लेखन में अग्रगणी शब्द और उसके भाव के पारखी परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। वर्षों तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी ये वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। ठीक है, वसुधा नाम सुना होगा। तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। 3 नंबर आपको इसी का मिलता है। रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज इनके उपन्यास है। निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। 2 नंबर इसका मिलेगा तो आपको 5 नंबर इसके लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लेखक का साहित्यिक परिचय था। अब कवि का साहित्यिक परिचय भैया 5 नंबर का आएगा। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। देखो, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो भैया महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद को तो मैं पहले ही बता चुका हूं। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी को समझ लेते हैं। सेम वही प्रोसेस, पहले जीवन परिचय हेडिंग रहेगा, उसके बाद में साहित्यिक परिचय, फिर उनकी रचनाएं। ठीक है, तो जीवन परिचय देखो, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 को मद्रास चेन्नई में हो गया। ऐसे लिख दो भैया, इतना ही लिख दो, नंबर मिलेगा। फिर साहित्यिक परिचय पे आएंगे हम लोग। इनका सबसे इंपॉर्टेंट देखो, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं की हैं। 3 नंबर इसका मिलेगा। रचनाएं देखो, दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी बहुत फेमस रचना है। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीफी और संख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति तिलक, हारे को हरिनाम आदि। देखो, इनकी कविता संग्रह से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना। बाल साहित्य में धूप छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये इनके बाल साहित्य की रचनाएं हैं। चलो, ये भी हो गया मेरे भाई। अब चलते हैं कहानी पे भैया। कहानी का 5 नंबर 100% फिक्स होता है। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 3 कहानी को पढ़ लो, इसका उद्देश्य और सारांश पढ़ लो भैया। ये 5 नंबर कोई माई का लाल काट ही नहीं सकता। ठीक है, चलो समझते हैं कहानी को। एक अपनी खुद की कहानी बनाते हैं। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखो। मतलब ध्रुव यात्रा या बहादुर किसी एक का सारांश लिख दो, अथवा लगा है। पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कर दो। मतलब पंचलाइट और ध्रुव यात्रा के जो नायक हैं उनका चरित्र चित्रण करना है। 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर मिलेगा। हम करेंगे यहाँ पे बहादुर कहानी का सारांश, क्योंकि मैं बताता रहता हूँ कि पंचलाइट, बहादुर कहानी और ध्रुव यात्रा कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ऐसे पढ़ते हुए चलूंगा क्योंकि इसको मैंने पहले भी आपको खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग सर्च करना बहादुर कहानी का सारांश शुभम लेक्चर, तो आपको क्लास मिल जाएगा। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। देखो, होता क्या है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ नौकर को देखती है ना, तो सोचती है मैं भी एक नौकर रखती तो मुझे काम ना करना पड़ता। फिर बहादुर क्या होता है, नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। वही बहादुर जो है एक 12 से 13 साल का नेपाली लड़का होता है जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर शहर चला आता है और उसे नौकरी की जरूरत होती है। निर्मला को नौकर की, दोनों की मुलाकात होती है और बहादुर को निर्मला जो है नौकरी पर रख लेती है। बट होता क्या है, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। यानी कि निर्मला और उसकी फैमिली वाले बहादुर के प्रति बहुत अच्छा पहले व्यवहार करते हैं, बेटे की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन बाद में कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इतना ही नहीं, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। फिर होगा क्या, इतना टॉर्चर करोगे किसी व्यक्ति को भैया तो वो छोड़कर चला ही जाएगा, आपने उसको खरीद नहीं लिया है। ठीक है, तो अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। क्योंकि देखो, बहादुर सारा काम घर का करता था, लोग आराम से बैठे रहते थे। अब जब वो चला गया तो घर का काम करने वाला कोई नहीं है, सब आराम के आदी हो चुके हैं, तो वो अपना काम करने से घबराते हैं। देखो, बहादुर की उपयोगिता देखकर घबराते हैं। ठीक है, देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु कहा गया है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा जब वो घर छोड़ के चला गया। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है। लो बेटा, 5 नंबर आपका कंप्लीट यहाँ पे भी। ठीक है, कहां पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में। चलो अब खंड काव्य पे चलते हैं। खंड काव्य है 7 नंबर टॉपिक। खंड का ये लास्ट टॉपिक होगा। ये खुद से करना होता है, ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी के किस जिले से, कुछ जिलों में होगा क्या, देखो स्वापरित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। सब सीमा 80, 5 नंबर। देखो, किसी जिले में मुक्ति यज्ञ होगा, किसी में सत्य की जीत होगा, किसी में देखो रश्मि रथी होगा, ये नीचे देखो। ठीक है, किसी में आलोक वृत्त होगा, किसी में श्रवण कुमार होगा, किसी में त्यागपति होगा। तो ये जिला वाइज होता है। कुछ जिलों में त्यागपति है, कुछ जिलों में श्रवण कुमार है। तो आप अपने टीचर से या तो पूछ लीजिए या तो अपने बुक में देख लीजिए कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य रहेगा। ठीक है, ये जाकर जरूर देखना। अब हम खंड का हमारा फिनिश हो गया। मैंने बताया 10 नंबर का बहुविकल्पी, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य। टोटल 50 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने खंड खा पे। ठीक है, खंड खा जो हमारा स्टूडेंट, इसमें आपका सबसे पहले
संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश रहेगा, पूरे 7-7 नंबर के दोनों। देखो ध्यान से समझो, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर। जैसे देखो, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारव विभो भूत्यादयो महाकवयः। ठीक है, ये किस चैप्टर का? ये हमारे संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का गद्यांश है। तो संदर्भ तो आप बहुत आसानी से लिख लोगे, क्योंकि इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता, सिर्फ पाठ का नाम लिख देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से अवतरित है। नहीं पता तो अथवा लगा। ये देखो, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्र पत्रकार राष्ट्रचित, ये हमारे महामना मालवीय चैप्टर का गद्यांश है, यहां तक दिया गया है। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो। देखो, संस्कृत के गद्यांश पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, संस्कृत पद्यांश की अगर हम लोग बात करें तो दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर। आपको 2 पद्यांश दिए गए हैं। देखो, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मेत्तच ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ये हमारे सुभाषित रत्नावली चैप्टर का पद्यांश है। ये 7 नंबर आपका 100% फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नावली, उसमें पूरा श्लोक ही दिया गया, उस पूरे चैप्टर को हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लो, आपका 7 नंबर कंप्लीट। और एक काम और करना, बाकी के जो चैप्टर है उसमें 2-3 चैप्टर में एक श्लोक दिया गया, उसको पढ़ लेना, आपका बिल्कुल से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ये देखो, नामी रोचते भद्रा उलूकस्य विशेषणम आकुंठस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति, ये हमारे जातक कथा चैप्टर का एक उलूक जातकम शीर्षक है, ये उसका पद्यांश है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन पे। देखो, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर। जैसे आंख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, लिख दो, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। नाक में नकेल डालना मतलब नाक में नकेल डालना मतलब नियंत्रण में करना, कंट्रोल में करना। सावन हरे न भादो सूखे मतलब सदैव एक जैसा रहना, हमेशा एक जैसा। घा मक्खन लगाना यानी कि खुशामत करना। चारों में से कोई एक करना मेरे भाई, कर सकते हो। अब चलते हैं एक ऐसे टॉपिक पे भैया जो 5 नंबर आपको दिलाएगा और बिल्कुल फ्री के। देखो, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये आपका आपठित गद्यांश है, यहां से लेकर यहां तक आपका है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, आप लोग देखिए 3 क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा, 5 नंबर ये इसके लिए मिलेगा। नहीं पता है तो यहाँ पे अथवा लगा रहेगा। देखो, अथवा रहना चाहिए था, नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं, आप दूसरा वाला ये कर सकते हो। तो हम इसी को करते हैं, पढ़ो इसको पहले। देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों में से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया। अब क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे देना है, ट्रिक। मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? 1 नंबर। देखो यहाँ पे कहां है, ये देखो, मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता, यहां से लेकर यहां तक लिख दो, 1 नंबर कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है। मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? तो देखो ध्यान से समझो, यही से लिखना है। देखो, मंगल ग्रह की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। देखो, वहां से स्टार्ट करना, यहां तक लिख देना। 2 नंबर का है भैया, तो पापड़ टू बेलना ही पड़ेगा, तो 2 नंबर इसका भी मिल गया। पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन है? कौन कौन है बताओ? तो देखो, पृथ्वी पर, ये देखो, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम हैं। बस इतना लिख देना, अमीबा एवं पैरामीशियम जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वही हैं। देखो, 5 नंबर कंप्लीट, इसका भी 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 5 नंबर कंप्लीट क्या है भैया? ढूंढ ढूंढ के ही तो लिखना है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये दूसरा वाला आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि एक मैं बताता हूं, एक आपको दे देता हूं। ठीक है, चलो अब चलते हैं शब्द युग्म पे। देखो, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको सही अर्थ चुनकर लिखना। जैसे फर्स्ट है श्रवण, श्रमण, इसका सही अर्थ क्या होगा? पाप और पुण्य, सज्जन और दुर्जन, कान और भिक्षु, सावन और परिश्रमी। तो भैया इसका राइट आंसर होगा शाह। कान और भिक्षु, श्रवण का मतलब कान, ठीक है, और श्रमण का मतलब भिक्षु, तो आपका सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा अंश, अंश, इसका सही अर्थ क्या होगा? अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, कंधा और हिस्सा, और हिस्सा और कंधा। ठीक है, तो इसका कंधा और हिस्सा होगा मेरे भाई। इस अंश का मतलब होता है कंधा, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन यानी कि सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। तो ये हमारा शब्द युग्म वाला सेक्शन 2 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। देखो, अनेक अर्थी शब्द इसको बोलते हैं। देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर। जैसे अंबर, अंबर के 2 अर्थ लिखो। अंबर को हम आकाश भी बोलते हैं, वस्त्र भी बोलते हैं, 2 नंबर कंप्लीट। चपला, चपला को हम बिजली लक्ष्मी बोलते हैं, लिख लो। वर, वर को हम दूल्हा और श्रेष्ठ बोलते हैं, तो लिख लेना। किसी एक का करना है भैया, मैंने तीनों बता दिया। मेरा काम है आपको बताना, आपको समझाना, तो मैंने तीनों के तीनों बता दिया। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे अनुकरण करने योग्य, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? अनुकरणीय, अमर, अजर, अक्षम। भैया सिंपल सा है, अनुकरणीय ही होगा। अनुकरण करने योग्य को हम अनुकरणीय बोलते हैं। दूसरा, वन में रहने वाला, वनवासी, नगरीय, ग्रामीण, पहाड़ी। भैया जो वन में रहेगा उसको वनवासी भी बोलेंगे। ठीक है, बस हो गया। 2 नंबर कंप्लीट, एक इसका एक इसका। वाक्य संशोधन की बात करें तो इसको समझो थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर। जैसे देखो, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री हैं। विद्वान नहीं रहेगा बेटा, विद्वान हम यूज करते हैं मेल के लिए, ये विदुषी रहेगा। महादेवी वर्मा विदुषी कवित्री हैं। दूसरा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं। नहीं बेटा, अध्यापिका, अध्यापक की जगह पर अध्यापिका कर देना, क्योंकि पढ़ा रही हैं का मतलब हुआ कि ये फीमेल है, तो अध्यापिका हो जाएगा। तीसरा, तुम मेरे से मत बोलो। नहीं, तुम मुझसे मत बोलो, मेरे से नहीं, मुझसे। ठीक है। चौथा, मैं लड़के को पढ़ाया हूं। नहीं, मैंने लड़के को पढ़ाया है, ये सही होगा। ठीक है, बस हो गया। एक ही 2 ही करना था, मैंने 4 बता दिया। अब देखो, रस, छंद, अलंकार पूरे 2-2 नंबर का तीनों होता है, 6 नंबर। और ये 6 नंबर मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रखा है। यूट्यूब पे जाना, सर्च करना रस, छंद, अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको तीनों एक वीडियो में मिल जाएगा। एक ही वीडियो से आपका 6 नंबर कंप्लीट होगा। देखो, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण
सहित उदाहरण लिखिए 2 नंबर, मतलब श्रृंगार रस या शांत रस, किसी एक का परिभाषा और उदाहरण लिखना है। खा, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए, मतलब अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार किसी एक की का परिभाषा देते हुए उदाहरण आपको लिखना है। गा, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए, मतलब दोहा छंद या सोरठा छंद किसी एक का परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है। 2-2 नंबर तीनों का रहेगा, आपका 6 नंबर का ये आता है। पत्र लेखन की बात करें तो 13 नंबर पूरे 6 नंबर का देखो, छात्रवृत्ति है तो बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए, मतलब आपको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप चाहिए और बैंक में खाता खुलवाना है तो बैंक के अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना होगा। अथवा लगा है, नहीं पता है तो ये वाला देखो, अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, मतलब अपने गांव की सफाई के लिए उसकी संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखो। देखो पत्र लिखना मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन शुभम लेक्चर, आपको क्लास मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। निबंध की अगर बात करें भैया तो पूरे 9 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी लिख दो आम घास सब नंबर मिल जाएगा। देखो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, जैसे फर्स्ट है बाढ़ की समस्या कारण और निवारण, स्वच्छता अभियान जन जन कल्याण, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप, साहित्य में लोक मंगल की भावना, कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप, पांचों में से किसी एक पर आपको लिखना है। इसमें हेडिंग अगर आप लोग अच्छे से डाल देते हैं ना, कुछ भी लिखेंगे थोड़ा बहुत एक्सचेंज करके आपको पूरा नंबर मिलेगा। हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निबंध में, आप लोगों को मैंने बता रखा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है और आपको निबंध लिखना कैसे, तो आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट